हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग एग्ज़ाम वे टू सक्सेस पर। माई सेल्फ कोमल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ समसामयिकी घटना चक्र की एक सीरीज़ लेकर आए थे और इस सीरीज़ में हम आपके साथ पॉलिटिको यानी कि पॉलिटिकल साइंस को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। आपने पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज़ में हम आपके कॉन्सेप्ट्स को एक क्लियरिफिकेशन देने के लिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में आपको एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जिससे आपकी प्रिपरेशन यानी कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। प्रीवियस ईयर के इस सीरीज़ के माध्यम से हम इंश्योर करेंगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी आपकी अभी क्लियर कर दी जाए इन सीरीज़ के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, राज्य की नीति निदेशक तत्व। और इस सीरीज़ में हम आपके साथ पहले कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, सेकंड पार्ट जिसमें आपने नागरिकता के बारे में पढ़ा और थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा। तो हम आज कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट जिसमें राज्य की नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है, आज हम इसे पढ़ेंगे। यह है भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से भारत के संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कुछ 3-4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से पहला सिद्धांत है कि आप इनके उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि जो राज्य की नीति निदेशक तत्व होते हैं वह इनफोर्सिएबल नहीं होते। और सेकंड जो सिद्धांत है वह है कि इस राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जितने भी सिद्धांत दिए जाते हैं वह किसी भी देश के संचालन के लिए फंडामेंटल का कार्य करते हैं। और थर्ड में ये बताया गया है कि हर एक राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत जितने भी दिए जाते हैं उन्हें कानून बनाकर अपने राज्य में लागू करे। यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में अंतर बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर थे और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर हैं, दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। तो इस अंतर को हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, यानी कि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और आप डिफरेंस भी अच्छे से कर पाएंगे फंडामेंटल राइट्स और नीति निदेशक तत्वों में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर बोला गया है कि हमने भारतीय संविधान में कई चीज़ें अलग अलग देशों से ली हैं, तो यहाँ पर जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है तो वह किस उद्देश्य से किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शंस में दिए गए हैं। ऑप्शन ए में राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए और डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखने से समझ आएगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए शामिल किया गया है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वह है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, यानी कि अगर आपको किसी राज्य का कल्याण करना है, किसी राज्य की कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, तो आपको उस देश में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को स्थापित करना चाहिए, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। तो इस चैप्टर में आप आगे जाकर देखेंगे कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ सामाजिक सिद्धांत हैं, कुछ आर्थिक सिद्धांत हैं, कुछ गांधीवादी सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शन ए, बी और सी, डी में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का इनमें से कौन उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर आपको देख के समझ में आएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भी है। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया गया है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो ऐसा भारत देश में नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए उसमें धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखेंगे, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो यह भी एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया गया है धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का ये लक्ष्य था कि इन सिद्धांतों के माध्यम से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। और इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं था, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसे प्रियम्बल में भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से किस प्रकार से अलग होते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह एनफोर्सिएबल होते हैं, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह एनफोर्सिएबल नहीं होते। तो चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह केंद्रीय सरकार के लिए होते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह राज्यों की सरकार के लिए। बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। यहाँ पर भी इसका मतलब है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह संविधान का भाग है ही नहीं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह संविधान का भाग हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग हो ही ना। ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह एनफोर्सिएबल नहीं है, वह लागू नहीं किए जा सकते, और जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं होते हैं और जो मौलिक अधिकार होते हैं वे परिवर्तनीय होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से इस प्रकार से भिन्न है क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह परिवर्तनीय नहीं होते, यानी कि इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, वे परिवर्तनीय होते हैं, इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए हैं, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और यह व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वह व्यक्तियों के लिए होते हैं राज्य के विरुद्ध में, राज्य के विरुद्ध में सुरक्षा की गारंटी के रूप में फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को दिए जाते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
निदेशक तत्व क्या हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं वह क्या हैं? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, कठोर हैं या लचीले हैं? वाद योग्य का मतलब है कि आप इन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वह अवाद योग्य होते हैं, यानी कि इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें जो मौलिक अधिकार हैं वह वाद योग्य होते हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह अवाद योग्य हैं। इनके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये राज्य के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सिद्धांत दिए गए हैं तो यह राज्य का कार्य होता है, ड्यूटी होती है कि वह इन सिद्धांतों को अपने राज्य में लागू करें, लेकिन इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, जैसे कि आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जा सकते थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड दो स्टेटमेंट दी गई हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में, यानी कि उनसे रिलेटेड। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध लगाते हैं। यहाँ पर बोला गया है जो लेजिस्लेचर होती है, विधायिका जो कानून बनाती है, उनके कृत्यों पर यानी कि कार्यों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्बंध यानी कि बाधा डालते हैं, निर्बंध लगाते हैं। सेकंड में बोला गया है कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध लगाते हैं। जो कार्यपालिका होती है, कानून को लागू करने वाली कार्यपालिका, उनके कार्यों पर निर्बंध लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बी में दिया गया है ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, सी में दोनों स्टेटमेंट सही है और डी में दिया गया है कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट दी गई हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, वो दोनों ही गलत हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें करते हैं। यहाँ पर यह बोला गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह किसी भी प्रकार से किसी के भी कार्य में बाधा नहीं डालते, वे सिर्फ सिफारिशें करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक जो भी मामले होते हैं उनमें राज्य के लिए सिफारिशें करते हैं। MC सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार या कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि MC सीतलवाड़ जी थे, उन्होंने बोला है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कोई भी विधिक अधिकार नहीं रखते हैं और ना ही उनका कोई कानूनी उपचार बताते हैं। ये सभी राज्य की क्रियाओं की विधायिका और कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, यानी कि एक बैकग्राउंड का निर्माण करते हैं। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका की कृत्यों पर निर्बंध लगाते हैं और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर। वो सिर्फ एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य को सिफारिशें देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान में भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह एनफोर्सिएबल नहीं होते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, वे किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर बोला गया है कि वे किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, कोई भी अदालत इन्हें एनफोर्सिएबल नहीं बना सकती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत यानी कि भाग 4 में जो सिद्धांत दिए गए हैं राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं।
यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब ये दिया गया है कि कोई भी राज्य अगर अपने राज्य के लिए कानून बनाता है तो उस समय वह उन कानूनों में इन सिद्धांतों को शामिल करेगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी जो दी गई है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं, यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को सही बताया है। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय के द्वारा, यानी कि इस भाग में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं वह किसी भी न्यायालय के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि संविधान का हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का पार्ट तो है जिसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि भाग 4 में जो उपबंध दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन के मूलभूत होते हैं, यानी कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह फंडामेंटल होते हैं उस राज्य के लिए, तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। और समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू भी करने का प्रयास किया है। और सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है और इतना स्टेट के पास पैसा नहीं होता, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा करके लागू किया जाता है। आगे देखेंगे, जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं एमएसएमई को प्रोत्साहन करना, मनरेगा हुआ 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देना, और एससी और एसटी जो होते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके उत्थान के लिए आरक्षण देना। ये सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्व हैं जिन्हें राज्य अपनी नीतियों में कानून बनाते समय लागू करता है, ताकि एक कल्याणकारी राज्य का गठन किया जा सके। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 कथन दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से इनमें से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ए में जो स्टेटमेंट फर्स्ट जो दी गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि इन तत्वों में जो उपबंध दिए गए हैं वह किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय यानी कि एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट को सही बताया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो उपबंध दिए गए हैं वे परिवर्तनीय नहीं होते हैं, एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एनफोर्सिएबल होते हैं। और ये इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। आगे और भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है। यहाँ पर पूछा गया है जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना होती है वह भारत के संविधान में कहाँ पर दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में या प्रस्तावना में। तो जैसे कि आपको पता है जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है वह भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है।
भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। तो चलिए आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट दिया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि भाग 4 में, जो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें राज्य व्यवस्था के जो उद्देश्य हैं, एम्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये सभी चीज़ें उपलब्ध करवाएगा, जो एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उनके अंदर एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, DPSP में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। और दोनों में चयन का विकल्प ना हो, तो यानी कि दोनों में अगर आपको चूज ना करना हो, तो जो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो उत्तर होता है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, UPSC के द्वारा जो हमारी आंसर की होती है, उसमें भारतीय संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन्हें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपको कहीं पर इस क्वेश्चन में प्रियम्बल भी दिया जाए तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। चाहे तो आप प्रियम्बल को टिक करिए, चाहे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को टिक करें। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। भारतीय संविधान जो कि 15 भागों में विभाजित किया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, उद्देशिका या 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में कल्याणकारी राज्य के आदर्श दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में बताया गया है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था, ये भी उसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान का कौन सा भाग घोषित करता है। ए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी प्रस्तावना और डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसमें बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित किए जाता है भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। यहाँ पर आपको सभी रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए आपको एक थीम पर मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार पाया जाता है वह भारतीय संविधान के किस भाग में पाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में, या मौलिक अधिकारों में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर ए तथा सी दोनों में। यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया था संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें दोनों के ही बारे में बताया गया है। राज्य की कल्याणकारी राज्य के बारे में
प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 दोनों में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनको पढ़ने के लिए अगर आप इन्हें के कुछ भागों में विभाजित करते हैं तो इनमें से कौन से ऐसे भाग हैं जिनमें आप इनको विभाजित कर सकते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी में, ऑप्शन बी उदारवादी बौद्धिकतावादी में, और सी गांधीवादी में, और डी में दिया गया है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको अध्ययन करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए आप इनको कुछ भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें से आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं और एक और भाग इसमें जोड़ा जाता है जिसे मार्क्सवादी कहते हैं। तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में विभाजित कर कर पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी जो कि सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो भारत के संविधान में भाग 4 है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो सहज अध्ययन है वह समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया गया है और एक मार्क्सवादी सिद्धांत भी होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवादी होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो इनकी प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, वह सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव टाइप का होता है और ये गैरवाद योग्य होते हैं, यानी कि आप इन पर बहस नहीं कर सकते, आप इन्हें कोर्ट में नहीं ले जा सकते इनका उल्लंघन होने पर। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? भारत के संविधान में बहुत से ऐसे भाग हैं जो हमने अलग अलग देशों से ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इन्हें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है आयरलैंड। आयरलैंड के देश के संविधान से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई थी। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सर्वत्रित घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा था। इसमें बोला गया है कि आयरलैंड का जो संविधान था उसके ऊपर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिकवाद, विचारधाराओं, गांधीवाद, मानव अधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं, इन सभी का प्रभाव आयरलैंड के संविधान पर पड़ा था और इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से इस कॉन्सेप्ट को अपने संविधान में भी शामिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपने अभी क्वेश्चन नंबर 13 में देखा था कि किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यूके से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से, आयरलैंड से या फिर जापान से। तो अभी आपने इसका आंसर देखा था, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें आयरलैंड दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया है? ये भी सेम क्वेश्चन ही है जैसा भी आपने लास्ट में देखा था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो विचार है वह किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से,
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में भाग 4 में जो आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार है, वह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों के नेचर के बारे में पूछा गया है कि जो उनकी प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, वह कैसा होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यानी कि कैसे हैं, वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं या कोई नहीं। यहाँ पर आपको पता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं DPSP, ये वाद योग्य नहीं होते यानी कि एनफोर्सिएबल नहीं होते, जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वह एनफोर्सिएबल होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, यह वाद योग्य नहीं होते। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे एक बार। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं होते हैं। आर्टिकल 37 के अनुसार, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 37 है, इसके अनुसार इस भाग में यानी कि भाग 4 में जो उपबंध दिए गए हैं वह किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सिएबल नहीं होंगे, किंतु फिर भी इन्हें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इसमें बोला गया है, आर्टिकल 37 में बोला गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह एनफोर्सिएबल नहीं होते, लेकिन फिर भी ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये किसी भी राज्य के लिए फंडामेंटल का काम करते हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का एक कर्तव्य होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत होता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं वह आधारभूत होते हैं, फंडामेंटल होते हैं किसी भी देश के शासन के लिए, ताकि किसी भी देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आधारभूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर बोला गया है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन के भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कॉन्सेप्ट होता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए पुरुष और महिला को, तो यह भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है। ए मौलिक अधिकारों में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी ये एक मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है। तो आपको जैसे कि आपने पढ़ा था भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है कि पुरुष और महिलाओं को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। तो आगे चलकर इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक भाग है, जो कि भाग 4 में दिया गया है। आर्टिकल 39 घ में ये प्रावधान करता है, जो आर्टिकल 39 घ है वह ये प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री को दोनों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 39 घ में संसद ने पार्लियामेंट ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का, इसे पार्लियामेंट ने 1976 में एक अधिनियम बनाकर, जिसे समान पारिश्रमिक अधिनियम कहा जाता है, पारित किया था, ताकि सभी स्त्री और पुरुषों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन मिल सके। रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघवाद, जो कि 1982 में हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 39 घ
के आलोक में, यानी कि इन दोनों को देखते हुए जो हमारा आर्टिकल 14 और 16 है को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में, जो कि रणधीर वर्सेस भारत संघवाद केस था 1982 में, यह अभी निर्धारित किया था कि अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 39 इन दोनों को पढ़ते हैं और आर्टिकल 14 और 16 को पढ़ते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको कुछ 3-4 सिद्धांत दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। भारतीय संविधान के जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उसके अंदर निहित है। ऑप्शन ए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सी, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। और ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का होना। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी में जो बात की गई है वह फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में इन तीनों के बारे में बताया गया है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी ऊपर के 3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के होते हैं। आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बताया गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ए, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। बी, समान कानून के लिए समान वेतन। सी, कानून के समक्ष बराबरी। और डी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो ऑप्शन बी है वह एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि यह एक डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और जो ऑप्शन ए में, सी में और डी में दिया गया है, ये बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समान कानून के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में नहीं दिया गया है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 39 में बताया गया है। बाकी जबकि जो भी ऑप्शंस हैं वह फंडामेंटल राइट्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत देश में जो पंचायती राज है, तो वह पंचायती राज इनमें से किसके द्वारा व्यवस्था की जाती है। फंडामेंटल राइट के द्वारा, मौलिक कर्तव्यों के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा या चुनाव आयोग अधिनियम के द्वारा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी में जो दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। यहाँ पर आपको पता होगा कि पंचायती राज की जो प्रणाली की व्यवस्था है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा की जाती है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के आर्टिकल 40, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भाग में आता है, आर्टिकल 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है और इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाता है। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 40 में बोला गया है कि राज्य ग्राम के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करेगा और उन्हें ऐसे अधिकार देगा और शक्तियाँ देगा कि वह स्वायत्त शासन चला सके, स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सके। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को निर्देश देता है पंचायतों के गठन के लिए। आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48,
आर्टिकल 50 या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो आर्टिकल 40 है वह राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है आर्टिकल 40। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है। सेम क्वेश्चन है जैसा भी आपने लास्ट में देखा था। ऑप्शन नंबर 40 यानी कि आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है वह राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वह अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करें, ऐसे शक्तियां और अधिकार दें जिनसे वह स्वशासन की इकाइयों में कार्य कर सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है वह किसके द्वारा किया गया है। एक मूलभूत अधिकार है या एक मूल कर्तव्य है या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत है या ऊपर जो 3 दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं है। तो जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है, जो कि भारत के संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 40 में दिया गया है। आर्टिकल 40 में बताया गया है कि सभी राज्य अपने राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे और उन्हें शक्तियां और अधिकार देंगे जिनसे वह स्वशासन की इकाइयां बना सके। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं जिन्हें आपको करेक्टली मैच कर बताना है। यहाँ पर आपको नीचे सॉल्यूशन दिया गया है और उनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। लिस्ट के एक साइड में आपको कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं और लिस्ट के दूसरी साइड में आपको कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। आपको दोनों को करेक्टली मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 44 में, समान आचार संहिता आर्टिकल 48 में, कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 50 में और न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण आर्टिकल 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 40 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है उसमें आपका कोई भी सॉल्यूशन करेक्टली मैच नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वह आर्टिकल 40 के अंडर में किया जाता है और समान आचार संहिता आर्टिकल 44 के अंडर में, कृषि एवं पशुपालन का गठन आर्टिकल 48 में, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना आर्टिकल 50 में दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर भी आपको 2 लिस्ट दी गई हैं जिसमें एक साइड आर्टिकल्स के नंबर दिए गए हैं और दूसरी साइड में उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि इस सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है, कौन सा में करेक्टली मैच दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन जो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता और आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्टली मैच है। ऑप्शन ए में दिया गया है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन और आर्टिकल 41 में काम करने का अधिकार, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता और आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो यहाँ पर जो आपको लिस्ट और जो आपको आर्टिकल्स और उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्टली मैच करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको ऊपर बताई ही थी, जो मैच है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हुआ है। तो चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता और आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए, बी और सी में दिया गया है वो करेक्टली मैच करता है, लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया गया है आर्टिकल 40 न्यायपालिका का पृथक्करण कार्यपालिका से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी गलत है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में जो आर्टिकल 48 दिया गया है वह कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित होता है, न कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से। ओके, तो जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करते हैं वह आर्टिकल है 50, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के द्वारा न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर आपको एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। एसर्शन, मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। यहाँ पर बोला गया है कि सरकार के द्वारा जो मनरेगा स्कीम चलाई जाती है उसमें जो परिवार एलिजिबल होते हैं उनमें कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन के लिए रोजगार दिलाने का प्रावधान किया जाता है मनरेगा के अंदर। इसका रीज़न दिया गया है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। जो रोजगार का अधिकार होता है वह भारत के संविधान के भाग 3 में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रीज़न है वो गलत है और एसर्शन सही दी गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, इसमें बताया गया है कि जो रीज़न है वो सही है, जो एसर्शन है कि मनरेगा में जो एलिजिबल फैमिलीज़ होती हैं उनके एक सदस्य को 100 दिन के लिए रोज़गार दिलाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीज़न दिया गया है कि रोज़गार का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया जाता है, तो वो गलत है। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मनरेगा, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। इसके ज़रिए कुछ लोगों को रोज़गार दिया जाता है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी कि कानून बनाया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराती है जो संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए तैयार होते हैं। यानी कि जो सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए तैयार होते हैं उन्हें यह रोज़गार उपलब्ध कराती है। यह संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 41 के प्रावधान, जिसमें कुछ दशाओं में काम करने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है के अंडर आते हैं, के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें रोज़गार का अधिकार शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपकी एसर्शन सही है और उसका जो रीज़न दिया गया है वो गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से भारत के संविधान में जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनमें से किस आर्टिकल को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया था। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 41 में उपबंध है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। और साथ ही आर्टिकल 43 में ये कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान आर्थिक संगठन के द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी
कर्मकारों का काम निर्वहन, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित कराने वाले काम की दशाएं प्रदान करने का अपना पूरा प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 40 में कुछ उपबंध दिए गए हैं जिनमें कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों का काम हुआ, निर्वाह मजदूरी हुई, शिष्ट जीवन का स्तर हुआ, अवकाश का संपूर्ण उपभोग, ये सभी सुनिश्चित कराना राज्य का काम होगा और राज्य इन्हें मनरेगा स्कीम के थ्रू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से आर्टिकल के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा किस आर्टिकल के माध्यम से मजदूरों को मैनेजमेंट में भागीदारी सुनिश्चित इंश्योर कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 43A हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है आर्टिकल 43 के द्वारा श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत आर्टिकल 43A में अंतस्थापित करके यह प्रावधानित किया गया है कि किसी राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा अन्य रीति से कदम उठाएगा, यानी कि कानून बनाएगा। यहाँ पर ये बात बोली गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 43 में ये बोला गया था कि श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित कराएगा राज्य। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर के जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और जो नेक्स्ट पार्ट होगा सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।